मैं आवाज देने जा रहा हूं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी बेनीवाल सर को कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी बेनीवाल। आप सबको नमस्कार, नमन। मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ माँ सरस्वती को, तत्पश्चात मुझे जन्म देने वाले मेरे माँ और पिता को, फिर मुझे शिक्षा का रास्ता और उस पर आगे बढ़ाने वाली प्रोफेसर राका सिंह को, और आप सबको जो मेरे एक बुलावे के ऊपर, कलाम एकेडमी के एक संदेश के ऊपर आप सब यहाँ आए। मैं थोड़ी देर पहले जब ये सब आप इससे पहले तेजल वाला जो नृत्य चल रहा था और आप सब बहुत खुश थे, ताल से ताल मिला रहे थे, तब मैं ये सोच रहा था कि मैं अर्ध चेतन हूँ या चेतन अवस्था में हूँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने यहाँ वहाँ से होके खुद को चिकोटी काट के देखी कि आप में से कितने हैं जिनके चेहरे के ऊपर हम सब की वजह से, छोटे से मेरे प्रयास की वजह से खुशी आई है। बस इन्हीं खुशियों को मैं मेरी क्लास में भी बांटता हूँ, यही खुशियाँ मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तब बांटता हूँ। मैडम यहाँ खड़े थे तो जब मेरी अर्धांगिनी की चर्चा आई तो सबने जोर जोर से तालियां बजाई। तो मैडम को समझ में नहीं आया, अभी औरतों की चर्चा आती है, ये पुरुष है, ये शोर क्यों मचा रहे। ये मेरी अर्धांगिनी का प्रेम ही था कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे आज पिछले 12-13 साल हो गए जब मैं अपने घर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी पत्नी हमेशा यही कहती है कि आप थोड़ा तो हमारी तरफ भी देखो। तब मैं कहता हूँ कि जब मैं इतने सबको देखता हूँ तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं। ये इतने सारे मुझे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आप मुझे नहीं देख पा रहे, इसलिए ये देख पा रहे हैं। देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं मेरे विद्यार्थियों की वजह से हूँ। उनका जो निश्चल प्रेम है, उनका जो समर्पण है, उनका जो स्नेह है, ये नहीं है कि मेरे जीवन में निराशा नहीं आती, मैं हारता नहीं हूँ। मैं भी, मेरे जीवन में निराशा आती है, मैं हारता हूँ। कई बार मेरी इच्छा होती है कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूँ। कई बार असफलता के भाव आते हैं, बहुत बार दुख भी होता है बहुत सारी बातों का। लेकिन इतने में क्या होता है कि प्रकाश पुंज के रूप में आप में से कोई मेरे से मिलने आता है, मुझसे बात करने आता है और फिर अपने दुखों की, अपने संघर्षों की, अपने जज्बों की और अपनी जीत की कहानी सुनाता है। और फिर मैं आपकी ही बातें सुन के, जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके जीवन अनुभव सुन के, फिर मैं वापस अभिप्रेरित होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ और फिर मैं दोबारा काम शुरू कर देता हूँ। ऐसे एक नहीं, आज मेरे पास सैकड़ों कहानियाँ हैं जो मेरे मस्तिष्क में उमड़ती घुमड़ती रहती है कि मेरे संघर्ष, मेरे दुख उन विद्यार्थियों के सामने कुछ नहीं है। ऐसे ही मैं एक दो वाकये आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे कौन मोटिवेट करते हैं। मैं ऐसी कुछ जीत की कहानियाँ एक दो शेयर करूँगा आपसे। एक दिन मैं क्लास लेके निकला, कलाम एकेडमी की मेन बिल्डिंग में मुझे एक विद्यार्थी मिली तो कि मैं ना आपसे मिलने आई हूँ और पढ़ने के लिए आई हूँ, मेरे को आ जाओ। उस दिन थोड़ी क्लास जल्दी छूट गई थी, मेरे को आपको चाय पिलाता हूँ, आप दूर से आए हो। तो हम बैठ गए, 2-3 और भी बैठे थे, हम बातें लग गए। तो वो थोड़े मुझे मायूस लगे। हो सकता है कि वो मुझसे पहली बार मिल रहे हों तो एक वो अजीब सी छवि लेके आते हैं कि पता नहीं ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं सबसे पहला काम यही करता हूँ कि मेरे और विद्यार्थी के बीच में गैप नहीं रखता मैं किसी भी प्रकार का। बी डेमोक्रेटिक बिहेव मेरे आप आए। तो मैं सोचा इस वजह से थोड़े नर्वस होंगे, तो मैंने सोचा चलो अपन बातें करते हैं, चाय पीते हैं, मैं आपको कुछ मेरी कहानी सुनाता हूँ, मेरे संघर्षों की कहानी सुनाता हूँ। तो मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए, मैं गाँव में पैदा हुआ, ये वो बड़ी लंबी लंबी फेंकी मैंने इसे, है ना। तब वो उस टाइम चुप रहे। फिर जब सारी बातें कि आपकी बातें पूरी हो गई, मेरे को हो गई, तो ऐसा है कि आपकी कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारा संघर्ष है। तो क्या मैं भी अपनी एक सीधी सपाट सी कहानी बताऊँ आपको? मैं वहाँ बताऊँ कि मैं एक ढाणी में रहती थी और जैसा कि अक्सर होता है कि किसान खर्चा बचाने के लिए बड़ी बेटी के साथ उम्र नहीं हो फिर भी छोटी बेटी की शादी कर देते हैं। तो मेरी जब शादी की गई तब मैं शादी के मायने नहीं जानती थी। शादी हो गई, ससुराल चली तो मुझे कुछ नए मायने पता चले। मुझे पुरुषों के कुछ नए रूप देखने को मिले जो मैंने आज तक नहीं देखा था। जिस पुरुष से मेरी शादी हुई वो उसके सनक चढ़ती थी और सनक का परिणाम ये निकलता था कि वो ये नहीं देखता था कि हाथ में क्या है,
उसके लाठी हाथ में आती तो वो लाठी चलाता, उसके बैट हाथ में आता तो वो बैट चलाता, उसके बेंत हाथ में आता तो बेंत चलाता। मेरी एक नील ठीक नहीं होती थी, इतने में दूसरी नीले मेरे शरीर पे तैयार कर देता था। मैंने मेरी सास से कहा, 3-4 साल तक मैंने सोचा भी शादी यही होती है। देखिए इतनी बच्ची, छोटी बच्ची को क्या पता शादी क्या होती है, उसने सोचा पीटना ही शादी होती होगी। जब वो 3-4 साल हो गए, थोड़ी बड़ी हुई, तो उसको पता चला कि पीटना शादी नहीं होती, पिटाई थोड़ी होती है शादी में, कोई पति पीटता थोड़ी है। उसने यही रूप देखा तो उसने अपनी सास से कहा। सास बोली कि बेटा देख, ये तेरा पति है, ठीक है, और ये कल को ना इसको सनक चढ़ेगी, या तो ये दीवार को पीटेगा या किसी गाय भैंस को पीटेगा, तो तेरे पति के लग सकती है। तो इससे अच्छा है कि वो किसको पीट दे, तेरे को पीट दे। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है किसी की, कि पशुओं की तरह जिसको पीटा जाए। अब मुद्दा ये नहीं है कि वो हार की कहानी है, वो दरअसल जीत की कहानी है। इतना सहने के बाद उसने अपने माँ बाप से कहा कि अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे से ये नहीं सहा जाता कि बेटा अब तेरी शादी कर दिया, वो जाने और उनका काम जाने, हम मुक्त हो गए हैं। तो देखिए वहाँ से उसका संघर्ष शुरू हुआ और उसने अपने जीत शुरू की। उसने 10th से दोबारा पढ़ाई शुरू की, 7वीं 8वीं में छोड़ दी, 10th कर ली, फिर वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती गई, आज अच्छे पद के ऊपर है। तो मेरी कहानियाँ कुछ नहीं है, आप में सपना शर्मा के पास, अंकित के पास, अमित के पास, श्रवण के पास, श्रवण चौधरी के पास, भजन के पास, आप सबके पास ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे संघर्ष हैं, यही मुझे प्रेरित करते हैं। मैं आपका बहुत लंबा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास तो सैकड़ों कहानियाँ हैं, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन सुनाता ही रहता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ, आज मैम ने ये कहा, मुझे भी दुख हुआ कि हम में से ना पुरुष ज़्यादा हैं और महिलाएं नारियाँ कम हैं। मैम थोड़ा सा संकट ये हुआ कि कल काउंसलिंग शुरू हो रही है, लड़कियों की बड़ी दिक्कत होती है, उनको बीकानेर जाना था, पूरे राजस्थान की लड़कियां आ नहीं पाई, वरना उनकी संख्या इन पुरुषों से ज़्यादा थी। उन लड़कियों को पहली जो दिन होता है उसमें सिर्फ लड़कियों को बुलाते हैं ताकि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको पोस्टिंग दी जा सके, क्योंकि सरकार ने ये रूल बना रखा है कि पहली पोस्टिंग और प्राथमिकता है वो लड़कियों को दी जाएगी, इसलिए वो नहीं आ पाई। अब मैं उन साथियों को जो सफल हुए हैं, जो यहाँ आए, उनसे मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो युग बहुत तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। पहले करोड़ों करोड़ों साल तक कुछ नहीं बदलता था, हम शिकारी जीवन जिया करते थे, शिकार करते थे, भाषा तक नहीं जानते थे, लाखों सालों तक हमने आग जलानी नहीं सीखी, इशारों करना भी नहीं सीखा था। फिर धीरे धीरे युग बदला, फिर लाखों सालों में चेंज हुए, फिर हजारों सालों में चेंज आने शुरू हुए, फिर पिछले आधुनिकीकरण के बाद 15वीं 16वीं सदी के बाद 200-300 सालों से चेंज आने शुरू हुए, और अब युग इतनी तेजी से बदल रहा है कि अगर आप 2 साल भी इस परिवर्तनों के साथ नहीं चल पाए तो आप आउटडेटेड हो जाते हो। तो सरकारी जब आप विद्यालयों में जाएं तो आप ध्यान रखें कि आपको आउटडेटेड नहीं होना है। अगर आप आउटडेटेड हो गए ना तो आप इतने निराश हो जाएंगे कि आपकी नौकरी छोड़ने की इच्छा होगी। वो मैंने देखा है, मेरे साथ जब मैं श्रेणी तृतीय में था, वो बहुत सारे साथी जो मोबाइल से डरा करते थे, कंप्यूटर से डरा करते थे, कईयों को VRS लेना पड़ा था, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी प्लान ले ली कि अब आपको कंप्यूटर चलाना ही पड़ेगा, हमें डाटा भेजने ही पड़ेंगे। तो बहुत सारे स्कूल प्रिंसिपल्स ने तो इस्तीफा ही दे दिया था। तो आप टेक्नोलॉजी से जुड़ के रहें। दूसरा, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि अपने विद्यार्थियों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएं, उनको तुच्छ नहीं समझें, आप कभी भी उनको नेगलेक्ट नहीं करें। आप एक गलती मैंने की थी, जब मैं श्रेणी तृतीय में था, एक लड़की डेली लेट आती, देखिए उसमें थोड़ा बहुत मैंने अपनी तरफ से मिलाया, वो डेली लेट आती तो मैं उसको डांटता, क्योंकि मैं क्लास टीचर था, 5th क्लास की बात है, तो रोज़ ये लेट नहीं आती, जल्दी नहीं आती, ये वो जैसा भी डांटता एक शिक्षक, तो लड़की सेमी से ना पीछे बैठ जाती। मैंने उसको खूब डांट के देख लिया तो काम नहीं चला। मैंने सोचा, फिर मैंने साइको में पढ़ा कि ना किसी बच्चे की जो समस्याएं हैं उसके लिए उसकी पृष्ठभूमि जानो कि दिक्कत क्या है। तो मैं सुबह सुबह स्कूल से थोड़ा सा पहले चला गया ताकि उसके घर वालों को, माँ बाप को ये कह तो आऊँ कि बच्ची को थोड़ा टाइम से भेजा करो, आधा पौन घंटा लेट आती है बच्ची, तब तक मैं जो मैथ्स पढ़ाता हूँ वो तो निकल जाता है, इंग्लिश वाली क्लास भी निकल जाती है, वो 2 सब्जेक्ट में पढ़ाया करता था 5th क्लास में। तो मैं घर में गया तो
वो बेटी तो मुझे दिखाई नहीं दी, वो कहीं होगी। उसका छोटा भाई मिला और मुझको तेरी माँ पिताजी कहाँ हैं? कि पिताजी तो रात ज़्यादा पी ली थी तो वो तो अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, तेरी माँ? कि मेरी माँ 4-5 साल पहले उसकी डेथ हो गई। तो वो तेरी बहन जो 5वीं में पढ़ने जाती है वो क्या है, मेरे पिताजी का और मेरा और अपना खुद का क्या बना रही है, खाना बना रही है। तो मैंने देखा कि मैं गलत था, वो बच्ची गलत नहीं थी। फिर मैंने चेंज किया, पढ़ाने का सिस्टम चेंज किया। अब वो बच्ची जब भी आती तो मैं उसको ये नहीं कहता था, मैं उसको मोटिवेट करता था कि कोई नहीं बेटा, तू लेट आए तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे नहीं, उस बच्ची में कॉन्फिडेंस आया और वो अच्छे नंबरों से फिर पास हुई। अभी तक वो पढ़ रही है और ठीक है उसका। तो देखिए, हर बच्चे की आप थोड़ी परिस्थितियाँ समझे। किसी को आप डांटे नहीं, फटकारे नहीं, किसी को डिमोरलाइज नहीं करें। अगर आपने किसी को डिमोरलाइज कर दिया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सब बच्चों में विशिष्टता होती है, एक विशिष्ट पोटेंशियल होता है, आपको सिर्फ उसको जगाना है। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, सारे बच्चे यूनिक होते हैं, सारे बच्चे होशियार होते हैं। तो मेरा यही निवेदन है। दूसरा, तीसरा एक निवेदन और है कि हम जैसे शिक्षक बन जाते हैं। कई बार मैं मजाक करता, मैं सूरतगढ़ पढ़ा करता था, तो वहाँ एक मेरा साथी पीटीआई की तैयारी करने आया। मैंने कहा यार तू पीटीआई बन जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो बोला सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि जो कचरे वाला है उसको बुलाऊंगा और बिना पूछे पहली बार मोल ताव किए हुए मैं अपनी सारी किताबें बेचूंगा। मुझको धन्य है तू। फिर और क्या करेगा अगला काम? कि अगला काम मैं ये करूँगा कि मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ूंगा, मैं जाके बैठ जाऊँगा कुर्सी पे, टांगे ऐसे रख लूँगा और बच्चों से कहूँगा तू पढ़ मैं सुनूँ। ठीक है, तो वो तो मजाक थी, मैं मजाक कर रहा था। आप ऐसा नहीं करें, आप निरंतर पढ़ें। कम से कम साल में 3 या 4 किताबें, किसी की एक जीवनी, कोई एक हिस्टोरिकल फिक्शन। कुछ 21वीं सदी में हम कहाँ जा रहे हैं, धरती कहाँ जा रही है, इसको देखें आप। तो आप अपना जो साथी है वो पुस्तकों को बनाएं। आप देखेंगे वो इतना ज़्यादा रिटर्न देगी जो कोई नहीं देता। मुद्दा ये नहीं कि वो पैसा देगी, मुद्दा ये है कि वो सोचने का, समझने का एक नया विजन देगी, आपको एक नया जीवन देगी, नई सकारात्मकता देखी। आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा जब आप अपनी दोस्ती पुस्तकों से कर लेंगे। तो ये 3 मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताए, प्लीज़ आप अपने जीवन में इनका पालन करना। आज मैं जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका हृदय से आभारी हूँ। मैंने कभी भी मेरे जीवन में इतने शांत तरीके से बैठी हुई युवा शक्ति को नहीं देखा। ये आपका मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति समर्पण है और मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, आप समस्त का, जो मेरे एक बुलावे पे आए। देखिए, मैं अकेला था, फिर मैं कलाम से जुड़ा, फिर कलाम मेरे साथ आई। ये यात्रा मेरे जीवन की अविस्मरणीय यात्रा है। मैंने जीवन में मैनेजमेंट बहुत देखा, लेकिन जैसा कोऑपरेशन मैंने मेरी एकेडमी कलाम में देखा, ऐसा कोऑपरेशन मुझे आज तक किसी भी एकेडमी में दिखाई नहीं दिया। तो मैं तहे दिल से आभारी हूँ कलाम एकेडमी के समस्त कोऑपरेटिव स्टाफ का। हमें से मैंने देखा, हमें से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई मुखिया नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कलाम के साथ जब भी कुछ होता है तो ये नहीं पता चलता कि मालिक कौन है। आप सबको पता है, अखबार में खबर आई थी, ईडी भी माथा फोड़ के मर गई कि इसका मालिक है कौन। मालिक है ही नहीं, तो हो तो कोई सामने आए ना। कोई मालिक नहीं, कोऑपरेटिव वेंचर है, सारे मिलके चलाते हैं, सारे शिक्षाविद हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। कोई मालिक नहीं है, सारे विद्यार्थी हैं और सारे शिक्षक हैं। इस वजह से कलाम यहाँ है। तो मैं एक बार मेरे इस अकादमी को नमन करता हूँ, कलाम को। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अकेला चला, फिर कारवां बनता गया, आप सब मेरे से जुड़ते गए। ये जो आप आज भव्य जो पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मैं अकेले से संभव नहीं था। मैंने सबसे पहले चर्चा की, हमारे बड़े भाई राजेश जी हैं, राजेश जी सिंवर, जो कलाम एकेडमी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके तहे दिल से साथ हैं, आप तो एक बार शुरू कीजिए। उसके बाद जो शुरू किया तो देखिए कहाँ तक पहुँच गए। ऐसे ही मेरे कुछ साथियों के मैं नाम लेना चाहूँगा, कुछ छूट जाएं वो नाराज़ नहीं हो, आप भी मेरे साथ हैं। मैं तहे दिल से आभारी हूँ कल्पना का, ज्योति का, मैं तहे दिल से आभारी हूँ कृष्ण का, कुलदीप का, मनोज का,
संदीप थालोड़ का, इन सब का, और मेरे और 20 दोस्त जो पिछले 4-5 दिन से सोए नहीं है, सुबह से शाम तक मेरे साथ लगे हुए। आप मेरे एक बुलाए पे आए, सिर्फ एक छोटे से निवेदन पे आए। आप सबका पुनः तहे दिल से धन्यवाद। अब मेरे पास आपके लिए धन्यवाद के लिए बहुत ज़्यादा और सब नहीं है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपका इंतज़ार कर रही है। बस एक मैं निवेदन पहले कर दूं, निवेदन बार बार होगा, आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। अभी टाइम है, अपना प्रोग्राम 1.5-2 घंटे और चलेगा। हाँ ठीक है, मैं और बीच बीच में नहीं बोलूँगा, कोई भूखा नहीं जाएगा, ये बात हुई थी अपनी, कितनी जल्दी हो जाए। 1.5 घंटे बाद सारा कुछ होगा। उससे पहले अब किवाड़ा जी है, ये संभालेंगे। तो आप सबको पुनः नमन, आपका हार्टली थैंक्स कि आप मेरे एक बुलाए पे आए, कलाम के एक बुलाए के ऊपर आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।